हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 19 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सुजलाम भारत ऐप। देन हम देखेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में। साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही कोल सेतु पॉलिसी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के बारे में। देन WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के बारे में देखेंगे। ओमान के बारे में हम देखेंगे क्योंकि हाल ही में इंडिया और ओमान के मध्य कुछ MOUs साइन हुए हैं। और लास्ट में हम देखेंगे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री इन दिसंबर 2025 टू प्रोवाइड रियल टाइम एक्सेस टू रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई डाटा। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2025 में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति डेटा तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जल सुरक्षा, पानी संवाद, सुजलाम भारत या फिर भारत वाटर कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये ऐप है सुजलाम भारत ऐप। आप देख सकते हैं, जल शक्ति मिनिस्टर CR Patil launched the Sujalam Bharat app to unify rural drinking water schemes and provide real-time data access. So this app aims to bring all rural water supply schemes onto a single geo-referenced digital platform. It enables users to monitor drinking water supply in real time across villages. So the initiative supports the government's Viksit Bharat 2047 digital infrastructure vision. And the development is backed by WISAG and a key national center for geoinformatics and space applications. सो जल जीवन मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। और इसका उद्देश्य है प्रोवाइड करना टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। और बाद में इसको एक्सटेंड किया गया टिल 2028, टारगेटिंग 55 लीटर पर पर्सन पर डे। आप ध्यान रखेंगे, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टैप। सो यहाँ पर टी का मतलब है टारगेट एवरी रूरल हाउस होल्ड। ए है एरिया ऑफ प्रियोरिटी, जिनमें शामिल है फोकस करना क्वालिटी अफेक्टेड ड्रॉट प्रोन डिजर्ट रीजन्स एंड संसद आदर्श ग्राम योजना विलेजेस। और पी है पब्लिक प्लेसेस। सो ये इंश्योर करता है टैप्स इन स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ग्राम पंचायत एंड द कम्युनिटी बिल्डिंग्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Indian Olympic Association recently signed an MOU with which country's National Olympic Committee to enhance bilateral sports cooperation? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ द्विपक्षीय खेल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, इटली, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस देश के नेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके साथ MOU साइन किया है ताकि हम जो बायलेटरल स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा दे सकें।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्री है इटली। आप देख सकते हैं द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड इटलीज नेशनल ओलंपिक कमिटी साइंड एन MOU to enhance bilateral cooperation in sports. So the MOU focuses on strengthening sports training, infrastructure sharing, and sports science collaborations. So it provides a structured framework for joint promotion of sports and exchange of expertise between India and Italy. So the agreement ensures mutual access to elite sporting facilities and high performance centers for athletes and coaches. So the ceremony was attended by the Italy's Deputy PM Antonio Tajani and India's Sports Minister Mansukh Mandavia. So इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो ये एक गवर्निंग बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एथलीट्स फॉर ओलंपिक्स, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये वर्क करता है टू प्रमोट हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। इटली की बात करें तो ऑफिशियली इसको इटालियन रिपब्लिक के नाम से जानते हैं और ये एक कंट्री है इन सदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। तो इटली अपना बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर करती है विद द फ्रांस टू द वेस्ट, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया टू द नॉर्थ, स्लोवेनिया टू द ईस्ट एंड टू एनक्लेव्स ऑफ वेटिकन सिटी एंड सैन मारिनो। और इटली जो है ये 10th लार्जेस्ट कंट्री है इन यूरोप बाय एरिया एंड द थर्ड मोस्ट पॉपुलस मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपीय यूनियन। और यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है रोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Coal Setu policy approved recently, consider the following statements. So, हाल ही में स्वीकृत की गई जो कोल सेतु नीति है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट क्रिएट्स अ न्यू auction based window under the non regulated sector linkage policy exclusively for the export of coal. And second, traders are permitted to bid in the coal setu window provided they do not resell the coal within the domestic market. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि जो कोल सेतु पॉलिसी है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं दैट कोल सेतु इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट। इट इज अ विंडो अंडर द NRS लिंकेज पॉलिसी जो कि अलाउ करता है एनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बायर टू सिक्योर लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस फॉर ओन यूज और फॉर एक्सपोर्ट। So it aims to support industrial growth and reduce import dependence, not just facilitate exports. So this policy explicitly mentions that traders are barred from bidding in this window, and this restriction is in place to prevent speculative hoarding of coal resources and ensure that the fuel is available to genuine industrial users and washery operators. So this policy introduces export flexibility. Companies participating in this window may export up to 50% of the allotted coal. Furthermore, the export of waste coal is also allowed, which encourages the growth of private washeries and improves the viability of domestic coal in international markets. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which country ranked third globally in artificial intelligence in the 2024 Global AI Vibrancy Index by Stanford University? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी 2024 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, चाइना, इंडिया या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है इंडिया। आप देख सकते हैं India ranked third globally in artificial intelligence according to Stanford University's Global AI Vibrancy Tool. So, India's AI ranking advanced from 7th in 2023 to 3rd in 2024, marking a significant improvement. So, the Global AI Vibrancy Index evaluates countries on pillars such as research and development, talent, economic activity, and governance. So, countries are scored based on how effectively they develop, deploy, and scale AI technologies. USA and China held the top two positions in the Global AI Vibrancy Index. आप ध्यान रखेंगे इसमें इंडिया की रैंक है थर्ड। सो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एंड दिस इंडेक्स मेजर्स ग्लोबल कंपटीशन इन एआई बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country won the WSF Squash World Cup 2025 for the first time in the tournament's history? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 को जीता है? आपके ऑप्शंस हैं हांगकांग, इंडिया, इजिप्ट या फिर मलेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस बार स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता है भारत ने। आप देख सकते हैं India made history by winning the WSF Squash World Cup 2025 for the first time in the tournament's history. So India triumphed over top-seeded Hong Kong with a 3-0 victory in the final at the Express Avenue Mall in Chennai. So India had previously won only one medal at the event, a bronze in 2023. Josna Chinnappa, Abhay Singh and Anahat Singh played key roles in their respective matches, securing the win for India. So the WSF Squash World Cup is governed by the World Squash Federation and it is one of the most prestigious team tournaments in squash. सो ये एक इंटरनेशनल टीम टूर्नामेंट है जो गवर्न किया जाता है बाय द वर्ल्ड स्क्वायर्स फेडरेशन एंड इंडियाज विक्ट्री हाइलाइट्स द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ इंडियन स्क्वैश ऑन द ग्लोबल स्टेज। सो आप ध्यान रखेंगे कि WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जो है इसका आयोजन भी भारत में किया गया है और विजेता भी भारत रहा है और जिस टीम को या जिस कंट्री को भारत ने हराया है वो है हांगकांग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has signed a free trade agreement with India to enhance economic ties as approved by the Union Cabinet? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरब,
ओमान या फिर कतर? आपको बताना है कि हाल ही में किस कंट्री ने इंडिया के साथ एफटीए साइन किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है ओमान। आप देख सकते हैं। The Union Cabinet approved the free trade agreement between India and Oman, enhancing economic ties. So, the Comprehensive Economic Partnership Agreement will reduce or eliminate custom duties on goods traded between the two countries. So, the agreement promotes trade in services and aims to attract investment between India and Oman. So India already has a similar FTA with UAE, which came into effect in 2022, and the Prime Minister's visit to Oman coincides with the 70th anniversary of diplomatic relations. So ये जो FTA अभी हाल ही में साइन हुआ है, it is expected to facilitate smoother trade relations and stronger economic cooperation between the both countries. ओमान की बात करें तो ऑफिशियली इसको सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है एंड इट इज अ कंट्री इन द साउथ ईस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया। और ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब से एंड यूएई एंड यमन। सो जो ओमान की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है मस्कट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Has been elected as the first women president of the Press Club of India। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं। आपके ऑप्शंस हैं अदिति राजपूत, संगीता बरुआ पिसारोटी, जानवी सेन या फिर स्नेहा धूरा। आपको बताना है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन चुनी गई हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये चुनी गई है संगीता बरुआ पिसारोटी। आप देख सकते हैं Sangeeta Barua Pisarudi has been elected as the first women president of the Press Club of India, and her team achieved a sweeping 21-0 victory, winning all office bearer and managing committee positions. So Afjal Imam was elected as the Secretary General, and Jatin Gandhi became the Vice President. Aditi Rajput as Treasurer and P.R. Sunil as Joint Secretary. और ये लोग इलेक्ट हुए हैं अनअपोज्ड। So the managing committee includes several key members such as Neeraj Kumar, Abhishek Kumar and others. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोफेशनल बॉडीज फॉर जर्नलिस्ट्स इन इंडिया। और ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर द मीडिया प्रोफेशनल्स टू इंटरैक्ट डिस्कस एंड प्रमोट प्रेस फ्रीडम। सो ये जो पीसीआई है इसको फाउंड किया गया था दुर्गा दास जी के द्वारा इन 1957 and it is led by an annually elected executive body which consists of a president, vice president, secretary general, joint secretary, treasurer besides 16 members of the managing committee। आप ध्यान रखेंगे जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है इसको फॉर्म किया गया था 1957 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।